तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज इसका शुरू करते हैं प्रश्न पत्र 12। जी हाँ दोस्तों, यूपी कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी प्रश्न पत्र 12 की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट हम 11 पहले ही डाल चुके हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप लोगों को समझना होगा कि इसमें जो दो ऑप्शंस हैं, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी भी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही की गई थी। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी की इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की गई थी। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक ऐसा संगठन था जिसमें आर्मी यानी कि सेना के रूप में यह एक संगठित पार्टी थी। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी वो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक राजनीतिक पार्टी थी। और सुभाष चंद्र बोस जब राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और कुछ मुद्दों पे लेकर, यानी कि राजनीतिक विचारधारा को लेकर महात्मा गांधी और उनके बीच में कुछ विवाद हुआ। मतलब कह सकते हैं कि ये विवाद नहीं था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे, उनका सम्मान करते थे। और जब उन दोनों लोगों की विचारधारा नहीं मिली तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़कर वहाँ से अलग हो जाना चाहिए और उन्हें एक नई पार्टी की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनकी विचारधारा काम कर सके और अपनी विचारधारा के अनुसार वह देश को आज़ाद कर सकें दोस्तों। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो उन्होंने 1939 ईस्वी में की थी। वहीं देखा जाए दोस्तों तो जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी का इसका जो स्थापना किया था वो दादा साहेब गायकवाड़ ने किया था 1957 ईस्वी में। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी यह जेपी नारायण द्वारा किया गया था 1934 ईस्वी में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा विवेकानंद के जो गुरु का नाम था वो रामकृष्ण परमहंस था और उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और यदि इसकी स्थापना की बात करें, वर्ष की बात करें, तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंगेज़ खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न है कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इस समय भारत में इल्तुतमिश का शासनकाल था और सन था 1221 में चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत के सीमा पे आक्रमण करता है। लेकिन इल्तुतमिश का उस समय शासनकाल था जो कि गुलाम वंश का एक शासक था और इसके सूझबूझ से चंगेज़ खान जो है वो भारत में एंट्री नहीं कर पाता है, वो भारत के सीमा के बाहर ही चला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि चंगेज़ खान भारत में एंटर कर जाता तो भारत का इतिहास जो है, मुख्य रूप से जो मेडोल हिस्ट्री है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। ये पूरी तरह से भारत को बर्बाद करने की क्षमता रखता था दोस्तों। तो इल्तुतमिश के समय काल में 1221 ईस्वी में चंगेज़ खान भारत की सीमा पर आक्रमण करता है दोस्तों और फिर वहीं से वापस लौट जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा मुंडोकोपनिषद। जी हाँ दोस्तों, मुंडोकोपनिषद से भारत में के प्रतीक में जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, यानी कि जो मुख्य रूप से अशोक चिन्ह की बात करें तो अशोक चिन्ह में नीचे की तरफ जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो मुख्य रूप से मुंडोकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? आपको बताना है कि जैमिनी राय जो है वह किस कला क्षेत्र से संबंध रखती हैं। जी दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि चित्रकला। जैमिनी राय जो थे वो चित्रकला से संबंध रखते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? जी दोस्तों, नदी के संदर्भ में देखा जाए तो पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना था वो कहाँ हुआ था, किस नदी पे हुआ था दोस्तों? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दामोदर परियोजना जो था वो मुख्य रूप से भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था। और ये कहाँ स्थापित हुआ था, ये किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों
झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में इसे प्रारंभ किया था। इसका सन जो था वह 1948 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के बाद पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो क्या था, वो झारखंड में 1948 ईस्वी में जो दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, वो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है दोस्तों वो भारत में दक्षिण भारत में मुख्य रूप से दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, क्योंकि गोदावरी वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और यदि हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के रूप में गोदावरी सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, या फिर नकली मुद्रा पर रोक लगाना, या फिर आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। इसमें सभी के सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि जब नोटबंदी यहाँ पे हुआ था नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, तो उन्होंने भी यही सभी उद्देश्य बताए थे कि काले धन को हम समाप्त करना चाहते हैं या फिर उसे मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि नकली मुद्रा पर हम रोक लगाना चाहते हैं, यानी कि जो पुराने नोट्स के बहुत सारे नकली नोट्स निकाल दिए गए हैं, उन्हें जब ये नोट बंद हो जाएगा तो वो किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। और तीसरा था कि आतंकी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग होता था पुराने पैसों में, जो काले धन से जो फंडिंग होता था, इस पर भी रोक लग जाता। इसलिए यानी कि उपरोक्त सभी के सभी जो कारण है वो नोटबंदी का उद्देश्य दर्शाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तारीख याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि हम स्थापना की बात करें, यदि प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि सेवा क्षेत्र। या दोस्तों, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कर का भुगतान होता है भारत सरकार को। और सेवा क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जो भी सेवाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का लाभ उठाते हैं, जैसे होटल में जाके, या फिर आप प्लेन से सफ़र करते हैं, या फिर इन सभी चीज़ों की जो भी सेवाएं दी जाती हैं आपको, उसके लिए सबसे अधिक चार्ज भी वसूला जाता है। और वो जो टैक्स होता है वो सरकार को सबसे अधिक मात्रा में दिया जाता है सेवा क्षेत्र के माध्यम से ही। अगला प्रश्न दोस्तों कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है कि एक वर्ष में विधानसभा और विधान परिषद में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 2, यानी कि साल भर में कम से कम भाई 2 अधिवेशन तो होने ही चाहिए, 2 बैठकें यहाँ पे होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों क्या होता है आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद या फिर NIC का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो नामांकन किया जाता है राज्यसभा में सदस्यों का, वो उसका जो नियम है वो किस देश से लिया गया है? आपको इसका जवाब देना होगा। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के जो नामांकन किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि न्यायपालिका। जी दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो कार्य करता है वो न्यायपालिका करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी प्रकार का पेच फंसता है और संविधान में कही गई बातें यदि समझ में नहीं आती है, या फिर संविधान का विस्तार करना होता है, या फिर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर सरकार कोई ऐसा कार्य कर रहा है
कि वो संविधान के खिलाफ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि भाई इस बात को परिभाषित कीजिए आप कि संविधान में जो लिखा गया है क्या वही हो रहा है या फिर सरकार कुछ अलग कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देखेगी, वहाँ की जो न्यायपालिका है, बाकी जो न्यायपालिका है उस चीज़ पे विचार विमर्श करेगी और वो बताएगी, परिभाषित करेगी कि वाकई इस संविधान में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका वास्तविक मतलब क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक द रोड अहेड के जो लेखक हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा लोसाने। लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। और ये लोसाने कहाँ स्थित है। लोसाने आप लोगों को नाम पता होगा, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत देश कहा जा सकता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में लोसाने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चेतना उतक के नाम से जाने वाला उतक कौन सा है। यानी कि चेतना उतक के नाम से जाने वाला उतक कौन सा है। तंत्रिका या फिर उपकला या फिर बेसिक। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि तंत्रिका। चेतना उतक के नाम से क्या जाना जाता है, तंत्रिका को जाना जाता है, क्योंकि तंत्रिका है कि ये जो हमारे शरीर को जो सक्रिय बनाती है, या फिर आप समझ लीजिए कि यदि आपके सामने अचानक कोई सांप या फिर कोई खतरा आ गया तो कैसे आप अपने शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं या फिर वहाँ से दूर हट जाने का प्रयास करते हैं, या फिर जब आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है जिससे कि आपको बचना होता है तो आपकी आंखों की पलकें कैसे झपक जाती हैं। तो ये सभी के सभी जो काम होते हैं वो चेतना उतक के माध्यम से यानी कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये संभव हो पाता है दोस्तों। तो चेतना उतक के नाम से किसे जाना जाता है, उसे तंत्रिका को जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र को ही चेतना उतक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि 7। शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है। यदि आप 7 से नीचे आएंगे तो 7 के नीचे जितनी भी पीएच वैल्यूज़ होती हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी अम्ल होते हैं दोस्तों। और यदि हम बात करें 7 के आगे यानी कि 7 से आगे यानी कि 8, 9, 10, 11 तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सब क्षारीय होते हैं। यानी कि पीएच वैल्यू के आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी पदार्थ क्षारीय है या फिर बेस है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश वर्ष इकाई है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष से हम दूरी का माप करते हैं। और दूरी का मतलब ये हुआ नहीं कि धरती की दूरी मापते हैं। आप गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हैं या फिर लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो उसे आप प्रकाश वर्ष में मापने लगें। प्रकाश वर्ष जो है वो बहुत बड़ा इकाई है दूरी का। और मुझे आपको बताना है कि जो खगोलीय दूरियां होती हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के बीच की या फिर जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, ब्रह्मांडीय जो दूरियां होती हैं, उसे नापने का कार्य किया जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि आगरा। उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सोनभद्र का। लोक नृत्य जो है वो कर्मा जो है वो सोनभद्र का नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। पहला है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ये तो बात सही है दोस्तों। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कृषक जो हैं वो बहुत सबसे अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती अच्छी खासी है और लोग खेती करना पसंद करते हैं। और पसंद क्या करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो उनके पास जॉब नहीं है या फिर वो स्किल्ड इतने ज़्यादा नहीं है कि कोई दूसरा काम कर पाएँ, या फिर यहाँ पे सामान्य रूप से जो मजदूर वर्ग है वो अधिक देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तीसरा कार्य है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की उत्तर प्रदेश में
संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या लोगों की अपेक्षा अधिक होती तो लोगों को यहाँ पे मुंबई या दिल्ली या फिर कहीं दूसरे देश में जाके काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सी जो है होगा आंसर, वो सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में योजना आयोग का जो है वो स्थापना किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इन सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन 6 वर्ष में मतलब सभी एक ही बार नहीं हटा दिए जाते हैं, बल्कि वो बारी बारी लगभग 1/3 जो होते हैं संख्या वो हटते रहते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसमें नए सदस्य शामिल होते रहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। बताइए दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर है जहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्या होगा जवाब उसका दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा शहर है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे उस समय वो क्या करना चाहिए, यानी कि उसे किस प्रकार से गिरफ्तारी करनी चाहिए? पहला है कि अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, ये तो सही है दोस्तों। उसे कम से कम बताना चाहिए लोगों को कि वो कौन है और क्यों गिरफ्तार कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके गिरफ्तार कर ले बिना नाम प्लेट के ही। दूसरा है कि गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य हस्ताक्षर कराएगा, ये भी सही है दोस्तों, कि ताकि ये पता चल सके कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो लोगों के सामने की गई है, लोगों की इसकी सूचना है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी किसी को उठा ले, उसका ले जाके पकड़ के बंद कर दे और अपने हिसाब से उसे ट्रीट करे। सी है कि अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र को पहुँचाएगा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए इसका जो डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, सेवा से पदच्युत करना यह भी एक बड़ा दंड है। प्रोन्नति को रोकना, सेवा से हटाना या फिर पदावनत करना, इसमें से जो दोस्तों हो जाएगा सबसे मतलब जो एक बड़ा दंड नहीं है इस रूप में देखा जाए तो प्रोन्नति को रोकना एक कोई बड़ा दंड नहीं है, क्योंकि जिस पद पे है वह उस पद पे बना रहेगा। सेवा से पदच्युत करना यानी कि उसे सेवा से हटा देना, यह एक बड़ा दंड होगा। सेवा से हटा देना इसका भी वही मतलब हुआ। पदावनत करना या फिर पदावनत करना, ये भी एक बड़ा दंड हो सकता है, क्योंकि जिस पोस्ट पे है उससे भी उसे कम रैंक की पोस्ट दे दिया जाए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोन्नति को रोकना। प्रोन्नति को रोकना कोई बड़ा डर नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति पहले जैसे ही बनी रहेगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है तो अपने बचाव के लिए वह क्या कर सकता है? याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, या फिर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, या फिर उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है, या फिर विभागीय जाँच 3 वर्षों में भी पूरी न होने से निलंबन आदेश रद्द होना चाहिए। इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है कि घटनाक्रम को बताना किसी से, यानी कि जिस कारण से उससे निकाला गया है या फिर उसके खिलाफ जो विभागीय जांच चल रहा है और जो उसे निलंबित किया गया है, उस घटना के बारे में वो विवरण प्रस्तुत कर सकता है, प्रतिवेदन से दे सकता है कि ये वास्तविकता थी और जो भी हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है और ये घटना हुआ था, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के सामने आई हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि www के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, www के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका नाम है, और इसके जो आविष्कारक और प्रवर्तक हैं वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो वायुमंडल का सबसे ऊपरी सतह है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है प्रदूषण को रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए। ये सभी के सभी दोस्तों सही हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी के सभी जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे, यानी कि सभी के लिए हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है।
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता या फिर उत्पादक, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले उत्पादक जो होता है वो आता है दोस्तों, तो बी वाला देखते हैं। उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और तृतीयक उपभोक्ता, ये हो जाएगा दोस्तों सही, यानी कि बी इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का यही सही क्रम है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए, क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि हनोई। हनोई और डोंग, वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है और डोंग वहाँ की मुद्रा का नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्नलिखित में कौन सी फसल कहलाती है? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जो फसल लगती है वो मुख्य रूप से ठंडियों के मौसम में होने वाली फसल है। और ठंडियों के मौसम में बोई जाने वाली जो फसल होती है वो कौन सी फसल होती है? वो दोस्तों रबी की फसल होती है। रबी की फसल होती है ठंडियों के मौसम में, जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, आखे और सभी जो होते हैं वो सब क्या है, वो रबी के फसल में इसकी गिनती आती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब। जब उसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि शिलालेख। पूरा लेख शास्त्र जो है वो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो प्राचीन समय के जो शिलालेख हैं उसका अध्ययन किया जाता है और इतिहास को जानने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्लोरोफिल में क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जब उसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जब दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि बड़ोदरा। बड़ोदरा गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम प्रश्न और इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न पत्र आपके सामने लाने वाला हूँ इसके बाद सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक और प्रश्न पत्र है, यानी कि 13वां प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन के संदर्भ में। उसके बाद हम हिंदी ग्रामर पढ़ने का कार्य करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।